गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इससे पहले हम 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट चैप्टर है ये इसका। इसमें हम जो है एग्रीकल्चर डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम फॉरेन ट्रेड डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम डेमोग्राफिक कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा किस कंडीशन में था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ये कुछ मैंने चीज़ें बना रखी हैं, थोड़ी सी डायग्राम बना रखा है, फिगर बना रखी है कि 1951 के अकॉर्डिंग जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल है उसमें 3 सेक्टर होते हैं, ये सबको पता है इकोनॉमी के अंदर, जिस पे हमारी पूरी जीडीपी काउंट होती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो 1951 के डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 70 to 75% था, यानी जो एग्रीकल्चर था वो करीब करीब उसमें लोग काम कर रहे थे 70 से 75% और मे बी 80% आप कह सकते हो। और सेकेंडरी जो सेक्टर था वो उसमें से 10% काम कर रहे थे और टर्शरी सेक्टर में 15 से 20%। ये अनइवननेस थी 1951 में, यानी इससे वर्स कंडीशन भी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो अब इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। कि अगर हमें ये पता लग जाए किसी भी कंट्री का कि उसका जो लोगों की जो काम कर रहे हैं लोग, वो किस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो प्राइमरी में ज़्यादा काम कर रहे हैं या सेकेंडरी में ज़्यादा काम कर रहे हैं या टर्शरी में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जिस भी सेक्टर को हम एनालाइज करेंगे तो उसके बेसिस में हमें पता लग जाएगा कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, वो कैसी हैं। अगर सेकेंडरी सेक्टर किसी कंट्री का ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा हो रही है। किसी कंट्री में टर्शरी सेक्टर ज़्यादा, तो उसका मतलब है वहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है। तो यहाँ एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम है। बट द एंगेजिंग, अगर हम उसमें बात करें कितने लोग काम कर रहे हैं, वो करीब करीब 70 से 75% लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत लो है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ थी, जो कह सकते हैं जो इकोनॉमी की थी, वो बैकवर्ड थी, क्योंकि हमारी जो बहुत सी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रही थी। अब उसके कौन कौन से बहुत सारे रीजंस हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के कि भाई क्या क्या रीजन है। प्राइमरी में इतने लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी में इतने और टर्शरी में इतने। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो हम अपनी इकोनॉमी को ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड या उससे पहले एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश पीरियड को हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी भी कहते थे। और आज भी हम भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते, आज भी हम अच्छा खासा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हमारी जो इकोनॉमी है। तो हमारी क्या प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हम पूरी तरीके से किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। हमारा जो शेयर था वो कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर से आ रहा था। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर कितना परसेंट आ रहा था, 70 to 75%। ठीक है, इतने लोग हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। अब क्यों इन्वॉल्व थे, इसके बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। सेकेंडरी टर्शरी हमारी इंडस्ट्री इतनी वर्ल्ड में फेमस भी नहीं थी और ना ही हमारे इंडिया के अंदर इतना डोमिनेंट था कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो हमारा जो मेन जो अर्निंग थी या कह सकते हो हम लिवलीहुड थे, पूरी डिपेंड थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर थे। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब आते हैं, और ब्रिटिश ने कोई भी एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट तो किया नहीं था। ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाले पोर्शन में कि ना तो वो टेक्नोलॉजी लेके आए, ना तो उन्होंने कोई जमींदारी सिस्टम लेके आया जिससे हमारी एग्रीकल्चर और हमारा ख़राब हो गया, वर्स्ट कंडीशन में आ गया, कोई टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यहाँ पे अनबैलेंस ग्रोथ की मतलब क्यों बात कर रहे हैं कि जब हैंडीक्राफ्ट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट, तो बर्डन किस पे पड़ेगा, डायरेक्ट पे एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे बर्डन पड़ेगा, तो अनबैलेंस ग्रोथ तो हो गई, क्योंकि वहाँ से बहुत सी इंडस्ट्री जो हमारी काम कर रही थी उस ज़माने में, प्रेशर स्टोन्स बना रहे थे हम, हैंडीक्राफ्ट का कारोबार था, हमारा जो सिल्क का बहुत अच्छा बिजनेस था, कॉटन का बहुत अच्छा बिजनेस था, वो सब हमारा ख़राब हो गया। अब जो इंडस्ट्री बंद हो गई हमारी, कॉटन, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई, तो वहाँ की जो लेबर है वो कहाँ मूव करेगी, अपने वापस लौटेगी एग्रीकल्चर में। तो अनबैलेंस ग्रोथ हो रही है। ठीक है, किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है और किसी सेक्टर में बहुत कम है। ठीक है, अब इसमें एक और पोर्शन है रीजनल वेरिएशन। ठीक है ना, रीजनल वेरिएशन का मतलब है यहाँ पर कि रीजन के हिसाब से भी वेरिएशन है। अगर हम साउथ में जाके देखें, केरला हुआ हमारा, ठीक है, कर्नाटक हुआ, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, और ये जितने स्टेट्स है, साउथ के जितने स्टेट्स है, वहाँ पर जो है सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेंट है। सेकेंडरी सेक्टर यानी वहाँ पे
सेकेंडरी सेक्टर काम अच्छा कर रहा है, यानी वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर, लोगों का रुझान चेंज हो रहा है और वहाँ पर लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो डेवलपमेंट वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है उन स्टेट्स में। अगर हम बात करें पंजाब की, राजस्थान की, ठीक है, बिहार की, यूपी की, तो वहाँ पर क्या है, वेरिएशन क्या है, वहाँ पर एग्रीकल्चर है, वो वहाँ पर एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, तो रीजनल वेरिएशन भी था, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हमारा जो हमारा एग्रीकल्चर था या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, वो इस हालात के अंदर था। प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था, सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था, टर्शियरी का कितना कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। और ब्रिटिश ने कुछ भी इंप्रूवमेंट इसमें नहीं किया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ करना चाहा कि वो इसको इंप्रूवमेंट करने की कोई कोशिश करें, तो देयर इज़ नो इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने जो जो डिस्कस किया था वो हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कहेंगे कि हाँ कुछ डेवलपमेंट किया, अंग्रेज़ों ने कुछ डेवलपमेंट हमारे इंडिया में किया, बट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए किया। यानी डेवलपमेंट तो वो कर रहे हैं लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम किसे कहते हैं, जो बेसिक सर्विसेज या बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमें इकोनॉमी को रन करने के लिए चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि रोड चाहिए, हमें हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें हाउसिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, चाहे आपका वो स्कूलिंग हो, ठीक है, चाहे आपके वो हेल्थ हो, वो सारी चीज़ें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। नो डाउट देर इज़ ए सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, या कह सकते हो देर इज सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अगेन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। अब हम डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दो चीज़ में डिवाइड कर दिया, एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कुछ पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, कि हम हेल्थ को डिस्कस कर चुके हैं कि हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर के बाद हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर। एजुकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, लिटरेसी रेट हमारा बहुत ज़्यादा कम था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, 16% लिटरेसी रेट था, जिसमें 7% फीमेल थी। और बाकी भी कोई ऐसा खास डेवलपमेंट हमारे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ था, बल्कि काफ़ी भुखमरी आई थी, हम लोग पॉवर्टी के चपेट में आ गए थे पूरी तरीके से, भुखमरी चारों तरफ आ गई थी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कह सकते हो, आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का इसका एक रास्ता मिला। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहला डेवलपमेंट रोड्स बनाई, ठीक है। ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ों से पहले हमारी रोड्स और बेहतर कंडीशन में थी, लेकिन जितनी रोड्स अंग्रेज़ों ने बनाई, ब्रिटिश ने बनाई, वो बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए बनाई, और उसका जो मेन मोटिव था कि वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी को मूव करा सकें, और वहाँ के रिसोर्स को, वहाँ के जो रॉ मटेरियल को आप बाई रोड और लेके आएँ और शिपिंग में डालें, और वापस एज ए रॉ मटेरियल जो है इंग्लैंड लेके चले जाएँ, ब्रिटिश लेके चले जाएँ, और वहाँ से फिनिश गुड्स लेके आएँ और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो रोड्स का एक ही मकसद था, आर्मी ले जाएँ, रॉ मटेरियल ले जाएँ, और अपना कंट्रोल कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े शहर होंगे उन्होंने अपने वहाँ पे चौकियाँ, पोस्ट ऑफिसेज, आर्मी वगैरह बनाई थी। दूसरा उन्होंने डेवलपमेंट किया रेलवे का। रेलवे वाकई बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, अच्छा मूव था। ये 1850 में स्टार्ट किया था इन्होंने, और कंप्लीट हुआ था वो 1853 में। फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल को हमारी 1853 में स्टार्ट हो गई थी। ये मुंबई टू थाने चली थी, ठीक है, 34 किलोमीटर की जर्नी थी ये बहुत ही अच्छा मूव था। इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, इंडियन लोगों को भी फ़ायदा हुआ और अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा हुआ। अब इंडियंस को क्या फ़ायदा हुआ, जाहिर सी बात है, इसमें जब कोई चीज़ बिज़नेस आएगा, रेलवे आएगा या रोड बनेगी, कुछ ना कुछ होगा, तो उसमें जाहिर सी जॉब निकलेंगी। तो उस ज़माने में भी जॉब का चलन था, ऐसी बात नहीं है। तो रेलवे के अंदर एक तरीके से जॉब्स निकली, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो आप भी कह सकते हैं इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों को रोज़गार मिला। और फॉरेन ट्रेड बढ़ा, फॉरेन ट्रेड बढ़ा भाई, सामान किसी भी कोने में से लेकर इंडिया के कहीं से भी अब ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाना आसान है, पहले बहुत मुश्किल था। तो फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा, यानी जो फसलें हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और जैसे कॉटन है, जूट है, वो आसानी से हम ट्रांसपोर्ट करके इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमारी बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट हुआ इसके अंदर।
ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बने हम लोग आपस में। आप ही कह सकते हो ये रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाता है कि हम पूरे इंडिया को यूनाइट कर सके। भाई एक रेलवे एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे इंडिया को, हर शहर को, मोस्टली बड़े शहरों को तो कनेक्ट कर ही रहा है और छोटे मोटे शहरों को भी कनेक्ट करा आज के दौर में खास तौर पर। तो उस ज़माने बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट कर रहा था, तो हमने पूरे इंडिया को यूनाइट कर लिया, इसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को क्या हो रहा है रेलवे से एक तो फ़ायदा ये हो रहा है कि उनकी आर्मी आसानी से मूव कर रही है, उन्हें फॉरेन ट्रेड करने में आसानी हो रही है। दूसरा जो उससे उनकी इकनॉमी बढ़ रही है, वो यहाँ से पैसा कलेक्ट करके इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, तो ये उनको अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा है, सीधी सीधी बात है। और फेमाइन जो भुखमरी थी वहाँ पे, अगर वहाँ पे उनकी भुखमरी को दूर करना है तो आसानी से वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फेमाइन भी आप कह सकते हो थोड़ी बहुत कंट्रोल करने में मदद करी रेलवे में। अब आते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप कह सकते हो मॉडेस्ट डेवलपमेंट हुआ। और उसका एक मेन रीज़न था कि एक तो हम खुद इतने कह सकते हो हमारे इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं थे उस ज़माने में कि अपनी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ या शिपिंग कंपनीज़ या पोर्ट्स बना सकें, तो हमें किसी का सहारा तो लेना था, और उसमें ब्रिटिश ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। दूसरा जो हमारे कंपटीटर थे, जो अदर, जैसे आप कह सकते हो इंग्लैंड था, फ्रांस था उस टाइम, तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाए, हम उनसे बीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा जो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा खास डेवलप नहीं हुआ। एयर, हाँ आप कह सकते हो 1920 में स्टार्ट हुआ, आप कह सकते हो कि स्टार्ट हुआ, वो इनिशिएटिव लिया हमने 1920 के अंदर। ठीक है, पोस्ट ऑफिसेस एक अच्छा मूव था ब्रिटिश का, पोस्ट ऑफिसेस का, और टेलीग्राम उन्होंने स्टार्ट किया फॉर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपने देखा 90s और 2000 तक बड़ा फास्ट चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें थी। अब तो इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया, व्हाट्सअप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, आप बैठे बैठे फ़ौरन मैसेज कर सकते हो। लेकिन उस ज़माने में पोस्ट ऑफिस द वे बेटर ऑफ कम्युनिकेशन टू, आप कह सकते हो कि सबसे आसान, सबसे ईजी, सबसे चीपेस्ट मेथड था अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पास करने के लिए। और इससे क्या था, इस सिस्टम से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो रहा था। रोड्स, रेलवे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोस्ट ऑफिस, यानी आप पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते हो, पूरे इंडिया को होल्ड कर सकते हो। तो ये डेवलपमेंट थे, और ये सारे डेवलपमेंट अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए, और उससे ऐसा नहीं है हमें भी कुछ फ़ायदा हुआ, हमें भी कुछ प्रॉफिट हुआ। तो आप भी कह सकते हो कुछ उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव काम किए अंग्रेज़ों ने, रोड्स बनाई, रेलवे बनाए, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया और पोस्ट ऑफिस बनाए। तो ये आप लिख सकते हैं कि कुछ अच्छा मूव किया अंग्रेज़ों ने, कि कुछ अच्छा पार्टिसिपेशन किया। तो कंक्लूजन निकल के आया कि जो भी पार्टिसिपेशन किया वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया, कंट्रोल करने के लिए किया, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए किया, ताकि वो यहाँ से एज ए रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाए, एक्सपोर्ट करें और वहाँ से इंपोर्ट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें अपना पूरे इंडिया के अंदर। तो ये मोस्टली इस चैप्टर के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा है इसके अंदर हमने पहला पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा पढ़ा हमने इंडस्ट्री सेक्टर, तीसरा हमने पढ़ा फॉरेन ट्रेड सेक्टर, फिर हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल और डेमोग्राफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमने 5 सेक्टर्स पढ़े, और उसमें हमने ये देखा कि सारे सेक्टर्सों के अंदर मोस्टली एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या फॉरेन ट्रेड हो, वॉज कंडीशन राइट विद ब्रिटिश पीरियड। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये कह सकते हो थोड़ा बहुत, आप ये कह सकते हो कि हमारे इंडिया के लिए थोड़ा बहुत हमें उसमें फ़ायदा हुआ, बट अगेन वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही किया था। तो ये चैप्टर यहाँ पर हम एक तरीके से कंक्लूड हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।